Everyone, good morning and welcome to this newspaper analysis जहाँ पे हम लोग this is basically important news of the week and current affairs जहाँ पे हम लोग लास्ट एक हफ्ते के important news को डिस्कस करने वाले हैं. Of course, as I told you, because मॉर्निंग में लेक्चर शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है तो अभी हम लोग डेली लाइव नहीं कर पा रहे हैं. तो इस वजह से व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि आप लोगों के लिए एटलीस्ट ये दो दो तीन या 3 दिन में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपाइल हो जाती है उसको मैं कवर अप कर लूँ. So, चलिए quickly, let's start with this important news for the day. So, before we go on, motivational quote आज के लिए, if you can't run, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then you should crawl. But कुछ भी करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. That was your very own Martin Luther King Jr. And finally, so second edition of the IR book. First of all, thank you so much everyone for making जो फर्स्ट एडिशन था, फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट टू इट. इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. अगर आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, अमंग द टॉप 2 बुक्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस है. सो थैंक यू एंड थैंक यू अगेन टू माय फ्रेंड्स ओवर हियर, अर्जुन एंड सृष्टि, फॉर recommending this book to all of you. So grab your copy today. It's already live now on Amazon. आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं. It is updated version with all the latest happenings on current affairs related to international relations, जो आपके आने वाले prelims और mains examination में help करेगा. And do let me know how do you found the book. And उसके अलावा एक 20% ऑफ चल रहा है ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस. यू कैन ज्वाइन यूजिंग द कोड DPS लाइव. राइट, सो काफ़ी सारी न्यूज़ है बट वी विल बी फोकसिंग ऑन द वंस दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ये पार्ट 1 ऑफ द एनालिसिस है. पार्ट 2 भी इसका आज शाम तक आपके लिए लाइव हो जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट. सो इससे हमारी जो लास्ट 4-5 दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर अप करेंगे. एंड इसमें हम लोग कुछ एडिटोरियल्स भी जो इंपॉर्टेंट है उसको इंक्लूड कर रहे हैं. एक्सप्लेन सेक्शन भी है. एज यू नो, दिस एनालिसिस कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, चाहे वो आपका हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, मिंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, जहां से भी लगता है कि हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है या मिल सकती है उसको हम लोग कवर अप करेंगे. राइट, तो चलिए पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द RBI सेटिंग अप द सिस्टम टू इंटरनेशनल सेटल करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि इसमें क्या है जो है ये जो स्पेशली जो सैंक्शंस लगे हुए जिन कंट्रीज पे जिनके साथ US डॉलर में ट्रेड नहीं हो सकता, उनको फैसिलिटेट करेगा. क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमारे रिलेशन उनके साथ खराब हो जितने US के हो. तो इसलिए मैकेनिज्म डाला गया है. जैसे फॉर एग्जांपल ईरान से हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर रशिया के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं. और इससे क्या होगा कि जो है दिस विल बेसिकली हेल्प अस इन अ वे दैट हमारे पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस रहेंगी. एंड ऑल्सो RBI ने, आपको पता होगा, बिकॉज डॉलर के कंपैरिजन में रुपी काफ़ी वीक हो गया है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज RBI इंटरवीन कर रहा है इन द फॉरेक्स मार्केट. और कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लाए हैं RBI जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, जैसे कि फॉरेन जो बॉन्ड्स हैं और जो आपके NRI जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करने की लिमिट दे दी है. एंड देन जो देयर हैव बीन सर्टेन मेजर्स विच द RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को लेके, जिससे कि डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो इंडियन मार्केट में. राइट, एंड दूसरी न्यूज़ जो है वो है इंडियाज इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल सेट टू सर्च टू रिकॉर्ड, बिकॉज लगभग 20% ऑफ ऑयल शिपमेंट इंडिया का वो रशिया से आ रहा है. एंड इट हैज़ वेंट अप टू लाइक 950,000 बैरल्स पर डे. एंड बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप देखोगे वो काफ़ी कम था बिकॉज ऑफ सैंक्शन, बट देन अभी क्या इकोनॉमी में चॉइसेस थोड़ी कम है, स्पेशली मिडिल ईस्ट से जो ऑयल है वो काफ़ी महंगा था. एंड इसीलिए रशिया से हमें थोड़ा कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शन मिल रहा था. एंड इट वाज आल्सो वेरी कन्वीनियंट फॉर अस. नाउ ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इसको लेके, बट देन वी आल्सो हैव टू लुक एट आवर इंटरेस्ट्स. एंड स्पेशली व्हेन यूरोपियन कंट्रीज जब बोलती है कि रशिया से क्यों खरीद रहे हो, जब खुद वो लोग गैस एंड ऑयल परचेज करते हैं सबसे मैक्सिमम टाइम फ्रॉम रशिया. All right, so moving on. So, need system to identify illegal loan apps. तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने बेसिकली एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है which will help in citizens to enable and report cyber crimes under the Ministry of Home Affairs. तो पायलट बेसिस पे उसको 2019 में लॉन्च किया गया था. एंड ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन चाइल्ड को आप ऑनलाइन बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो. एंड इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है, बुडापेस्ट कन्वेंशन, दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोप का साइबर क्राइम कन्वेंशन है. तो आपका अगर टेस्ट में या प्रीलिम्स में आता है तो यू शुड रिमेंबर दैट बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू योर साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड. सो इंडिया इवन दो इज नॉट अ पार्टी टू इट, सो इस वजह से नॉट रियली बाइंडिंग, बट देन वी डू फॉलो इट. आगे साइंटिस्ट ने पहली बार सीक्वेंस किया है DNA ऑफ अ 2000 ईयर ओल्ड ह्यूमन फ्रॉम पॉम्पेई. नाउ पॉम्पेई इज अ सिटी
जो माउंट वेसुवियस इन इटली जब इरप्ट हुआ था तो उसमें पूरा शहर तबाह हो गया था 1979 सी में। एंड उसके जो जो बेसिकली क्योंकि जो जो लावा और जो ऐश और टेफरा निकला था उससे वहाँ की बॉडी प्रिजर्व स्टेट में लगी थी। एंड देयर इज अ वेरी फेमस फोटो जहाँ पे मास्टर एंड उसके स्लेव की फोटो है। तो व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को सीक्वेंस एंड बेसिकली डीएनए को सीक्वेंस किया है। एंड द बोन्स लेंथ अगर आप देखोगे जो मेल सब्जेक्ट है यहाँ पे, सो इट वाज कंपेयर्ड टू 130 एंशिएंट एंड 471 करंट वेस्टर्न यूरेशियन सब्जेक्ट। तो उसमें पाए गए जो मेल सब्जेक्ट का डीएनए है वो मोस्ट कंपेरेबल है टू सेंट्रल इटालियंस एंड अदर पीपल हु रिजाइडेड इन इटली। तो वो रोमन एम्पायर उस समय 79 सीई की बात है। एंड बेसिकली इसको इन्होंने सीक्वेंस किया विच इज अ बिग डील इन इटसेल्फ। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, बेसिकली ये लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एंड उसके अलावा आप देखोगे जो विद इन यूकैरियोटिक सेल्स हैं, दे कन्वर्ट देयर केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इनटू द फॉर्म्स जो हम सेल के यूज कर पाते हैं। बाकी जीन्स ऑफ कोर्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी एंड सीक्वेंस। एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या है, जो जब आपका वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे जो ये फास्ट मूविंग लावा से आपका जो लावा पीसेस होते हैं जिसमें वोल्केनिक ऐश, हॉट गैसेस है, सबको हम लोग पायरोक्लास्टिक डेब्री या पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। सो दिस वाज द सीक्वेंस्ड डीएनए इनसे लिया गया है इन भाई साहब से। बट दैट इज इट। सो उसके अलावा अब फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ की टर्म्स जिनको आप याद रख सकते हो, जैसे वोल्केनिक ऐश, लपीली जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं सॉलिडिफाइड, एंड वोल्केनिक बॉम्ब्स आर लाइक बिगर वंस, लाइक पत्थर बिल्कुल लिटरली ईंटे के बराबर। और देन रॉक्स तो खैर ये थोड़े बहुत दीज आर लाइक सॉलिडिफाइड लावा जो इरोड हो गया थोड़ा तो शेप आ गया, ऐसा नहीं, अदरवाइज दे लाइक ह्यूज। सो प्रोबेबली दे आर रेमिनेंट्स ऑफ आप कह सकते हो लेकोलिथ, लेपोलिथ, लोपोलिथ और प्रोबेबली अ बेथोलिथ। बाकी लिथुवेनिया जो कंट्री है उसने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए अपने ऑन ट्रेड विद बाल्टिक एक्सक्लेव ऑफ कैलिनिंग्राड डिस्पाइट रशियन वॉरिंग। सो लिथुवेनिया एज यू नो अब वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एज यू नो कैलिनिंग्राड रशिया की कैलिनिंग्राड एक सिटी है और मेजरली यहाँ पे क्या है आसपास की नेबरिंग कंट्री से ट्रेड करते हैं। एंड लिथुवेनियन रेलवेज ने बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है टू द इक्विवेलेंट ऑफ 15% ऑफ 3.7 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो जो रशिया को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम कलिनिंग्राड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। तो ये कलिनिंग्राड बेसिकली बाल्टिक सी में आप देखोगे पोर्ट सिटी टाउन है एंड 1 मिलियन पीपल रशियंस रहते हैं यहाँ पे। एंड इट वाज अनेक्स्ड बाय द सोवियत यूनियन फ्रॉम जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो रेस्ट ऑफ द रशिया से कनेक्टेड है ओनली थ्रू द यूरोपियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लिथुवेनिया। तो अगर आप देखोगे लिथुवेनिया से कनेक्टेड, क्योंकि आप बेलारूस तो देखो वैसे ऑटोमेटिकली रशिया का सपोर्टर है, बट अदरवाइज लिथुवेनिया एंड लाटविया से ही कनेक्टेड है। तो लिथुवेनिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। बाकी यूरोप के लोग काफी परेशान है बिकॉज गैस सप्लाईज काफी कम हो गई हैं। एज जैसे मैंने पहले भी बताया, यूरोपियंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया। और गैसप्रॉम जो कि सबसे बड़ी कंपनी है रशिया की ऑयल की, उसने 10 डेज ऑफ मेंटेनेंस चालू कर दिया नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन का। सो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एज यू नो सप्लाईज oil and gas to Europe from this Vyborg Volkhov region to goes to Germany, and Nord Stream 2 पे काम चल रहा था बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, उसको रोकना पड़ा है। और जर्मन की इंडस्ट्रीज आप देखोगे जर्मनी की सारी वल्नरेबल इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज सारे तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मेजर इंडस्ट्री जो लोकेटेड है जर्मनी में इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑयल एंड गैस। एनर्जी सिक्योरिटी एक्चुअली उनकी रशिया से लिंक्ड है। और तो ये काफ़ी बड़ा एक प्रेशर पॉइंट भी है। रशिया जानते हैं, पुतिन भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है आपके जर्मनी की, और स्पेशली सारे यूरोपियन कंट्री की, नॉट जस्ट जर्मनी की, सारे यूरोपियन कंट्रीज की एक डिपेंडेंसी है विथ द रशियन गैस। बाकी फेलिंग द फॉरेस्ट ये हिंदू का जिस्ट है। सो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को नोटिफाई किया है जो पुराने रूल्स को रिप्लेस करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर आप देखोगे हैड ऑर्डर्ड द इविक्शन ऑफ 10 लाख आदिवासीज एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स फ्रॉम 17 स्टेट, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बट अब क्या हो गया कि इसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए बना था वो उनके प्रोटेक्शन के लिए बना था, बट वो अब एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि एक तो काफी ज्यादा मिसइंफॉर्मेशन है एंड ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है ये। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बोल रही है कि फॉरेस्ट को कंजर्व भी करना है, उसके अलावा कुछ जो एरियाज हैं हम क्लियर कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग ऑफ हाईवेज एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। उसी के साथ जो एफआरए है वो ग्राम सभा को पावर देता है टू गिव राइट्स टू दी फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो वाइल्ड लाइफ ग्रुप आर्ग्यू कर रहे हैं कि एफआरए जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का है उससे एनक्रोचमेंट हो सकता है, और क्योंकि इजी क्लियरेंस मिलेगा और वो एफआरए का वायलेशन होगा दैट। और दूसरी चीज क्या है कि जो ये भी बोलते हैं आदिवासी जो वहां पे आपके कंजर्वेशनिस्ट, उनको लगता है कि अगर एफआरए पूरी तरीके से भी दे दिया जाए
तो एक्चुअली में इनोसेंट ट्राइबल को बहला फुसला के लोग जो कब्जा कर लेंगे और वहां पे कल्टीवेशन चालू कर देंगे, जो बहुत हद तक होता है। बट देन प्रॉब्लम यही है कि देर इज अ वेरी ह्यूज गैप इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी क्या है। तो ट्राइबल तो खैर पूरा पेड़ नहीं काट देगा, जंगल उसको उसे पता है, उसकी इकोनॉमी सब्सिस्टेंस जो है डिपेंडेंट है जंगल पे। बाकी जो माफिया हैं वो सब क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं ट्राइबल के नाम पे। तो ये जो है एक्चुअली में जो एफआरए है वो आजकल क्या मिसयूज हो रहा है फॉर एंड बाय द माफिया। उसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 की गाइडलाइन अनाउंस किए हैं टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द लेवी ऑफ सर्विस चार्ज इन होटल्स। सो सीपीए 2019 में अगर आप देखोगे स्टैब्लिश की गई थी एक अथॉरिटी जो इनके कंज्यूमर राइट्स को वायलेशन को लेके जो मैटर्स उसको देखेगी। And under the Section 18 of the CPA Act 2019 to protect, promote, and most importantly enforce the right of the consumer and prevent violation of their rights under the Act, and also it ensures that no person engages in any unfair trade practices. तो उसमें अगर आप देखोगे कि गाइडलाइंस जो आई हैं इसको लेकर, आपको पता है कि सर्विस चार्ज अब मैंडेटरी नहीं है, आप कोई रेस्टोरेंट आपको फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो। सो गाइडलाइंस नाउ कंसिडर चार्जिंग अ कस्टमर अदर देन द प्राइस फूड आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू अलॉन्ग विद एप्लीकेबल टैक्सेस एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और अगर किसी को लगता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर 1915। तो एक सेंट्रलाइज नंबर दिया गया, आप इस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कई बार क्या होता है, रेस्टोरेंट दे ट्राई टू प्ले वेरी सेफ एंड स्मार्ट। ठीक है, या तो वो फूड के प्राइसेस बढ़ा देंगे या फिर दे समहाउ विल से कि आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा, वो डिस्काउंट मना कर देंगे अगर आप सर्विस चार्ज नहीं दोगे, विच इज बेसिकली अनफेयर प्रैक्टिस। उसके अलावा एक जिस्ट में एक और टॉपिक आया है रिगार्डिंग द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। सो डार्क मैटर क्या है, बेसिकली हमारा जो यूनिवर्स है एक्चुअली में इट इज मेजरली मेड अप ऑफ डार्क एनर्जी 68.3। बाकी जो हमें दिखता है वो बेसिकली डार्क मैटर है 26.8, जिसके मेजरली हमें सारी चीजें दिखते हैं, प्लैनेट्स एंड एवरीबडी एल्स। जो नहीं दिखती है वो डार्क एनर्जी है, बट इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिवर्स को पुल अपार्ट करती है और डार्क मैटर जो है वो खींचने की कोशिश करता है, ये कंबाइन करने की या पुश अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। और ये जनरली किसी मैटर के साथ नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं करते। एंड इसको फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स भी माना जाता है। डार्क मैटर जनरली इज नॉट एंटी मैटर और ब्लैक होल्स। ठीक है, ये नॉर्मल मैटर की तरह इंटरेक्ट करता है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं, दे फिजिसिस्ट, दे आर रिसर्चिंग एंड सर्चिंग फॉर डार्क मैटर। तो अभी डार्क एनर्जी को तो थोड़ा डिटेक्ट करना इज अ डिफिकल्ट जॉब, बट रेड शिफ्ट फिनोमेना जैसे आप देखते हो यूपीएससी में पूछा गया है कई बार, ये सब चीजें जो है उससे रिलेटेड। सो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स या बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो आपका मेजरली आप देखोगे वो डार्क एनर्जी की वजह से होती है। सो डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट डू नॉट हैव अ चार्ज। तो इनका इसलिए हम लोग डार्क बोलते हैं, क्योंकि इनका इंटरेक्शन ऐसे चार्ज पार्टिकल की तरह से नहीं है, बट दे डू एमिट एंड दे डू नॉट एमिट लाइट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट दे हैव मास लाइक नॉर्मल मैटर, इसलिए इंटरेक्ट तो करते हैं बट चार्ज नहीं है। जो सेकंड एविडेंस आया है वो आया फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सो कॉल्ड बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, एंड physicists have found that their calculation that the way these mergers took place could not be fully explained if you believe that the visible universe was all that existed. बाकी यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास करने वाला है 2023 में ही एज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी 15 नवंबर 2022 तक। इवन दो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बट द पेस या रेट ऑफ ग्रोथ आप कह सकते हो वो स्लो डाउन हुआ है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर फैक्टर्स। एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन भी आप देखो बढ़ रही है। उसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है सस्टेन ड्रॉप इन फर्टिलिटी की वजह से मैक्सिमम लोग जो है इस समय आप देखोगे वर्किंग एज में, तो अगर उनको सही तरीके से हमने यूटिलाइज नहीं किया तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड लूज करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एंड उसके अलावा माइग्रेशन के पैटर्न, इनफ्लो आउटफ्लो देखा गया। पाकिस्तान में आप देखोगे नेट फ्लो इज -16.5 मिलियन, इंडिया में -3.5 मिलियन। तो एमिग्रेशन और जाने वाले और आने वाले लोगों के कैलकुलेशन के बेसिस पे भी आप कह सकते हो कि थोड़ा पॉपुलेशन जो है स्टेटिस्टिक्स निकाले जाते हैं। तो बेसिकली द मेन आइडिया इज दैट इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी 1.4 बिलियन है, इट माइट गो टू अप टू 1.6 बिलियन बिफोर डिक्लाइनिंग। तो बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल अलाइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, एंड स्किलिंग एंड एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ, सो दैट ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक बॉम्ब या डिजास्टर ना बने हमारे लिए। एंड टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज हमने डेटा पहले भी देखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। बाकी आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, आपको पता है आज वोटिंग हुई है, तो सीक्रेट बैलेट होता है इसमें यूज। सो इलेक्शन कमीशन ने ये किक ऑफ कर दिया है ये प्रोसेस। आपको पता है इंडिया में जो होते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, इट इज थ्रू दी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एमपी एंड एमएलए। तो एमपी एंड एमएलए के वोट्स निकाले जाते हैं, एंड देन एक कोटा होता है, एक सर्टेन कोटा फिक्स होता है जिसके लिए आपको वो कोटा अटेन करना पड़ता है। सो इट्स नॉट द मेजोरिटी, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन दी proportional representation by the means of single transferable vote.
इसमें आपके राज्यसभा लोकसभा दोनों के आपके एमपीज होते हैं, एंड देन यू हैव ऑल द एमएलएज, नॉट एमएलसीज, प्लीज रिमेंबर, बहुत लोग गलती कर देते हैं, एमएलएज होते हैं नॉट एमएलसीज। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीक्रेट बैलेट, इसको हम ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी बोलते हैं बिकॉज वहां से बोरो किया गया, इसमें आपको पता नहीं चलता कि आप किसके लिए वोट कर रहे हो। इवन दो आई विल टेल यू दैट जो विप की पावर होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि इसके लिए पर्टिकुलरली वोट करो, ठीक है। सो रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है इन सब चीजों को देखने के लिए, बाकी तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो। एंड सो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके इलेक्शन शेड्यूल पूरा का पूरा जो आप देखते हो आर्टिकल 324 बोलता है दैट पूरा का पूरा सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन इंडिया के साथ रहता है। तो अभी दो मेन कैंडिडेट हैं, आपके जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, शी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल हु विल विन बिकॉज द वोट शेयर जो है उनके फेवर में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, एंड ऑफ कोर्स अदर इज मिस्टर यशवंत सिन्हा। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के, सो मेन स्ट्रीमिंग द चिल्ड्रन विड्रॉन फ्रॉम वर्क डायरेक्टली इन रेगुलर स्कूल्स, ब्रिंचिंग एजुकेशन गैप, विड्रॉल ऑफ अडोलसेंट इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, अवेयरनेस जनरेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है आपको। चलिए ये सब स्कीम्स न्यूज़ में आती रहती है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज अ न्यूज़, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट whenever they are occurring, तो just give it a glance once। बाकी जो बाइडन ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली इमेज निकाल जो है उन्होंने इशू किया है, जो डीपेस्ट इंफ्रारेड व्यू है ऑफ द यूनिवर्स एट, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है स्पेस में लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे बैठा हुआ है। लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे दो स्पेस ऑब्जेक्ट्स की वजह से आप कह सकते हो कि उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपकी बॉडी ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो जाती है। तो ऐसे लैग्रेंजियन 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, एंड आदित्य L1 मिशन जो है हमारा इंडिया का जो प्लान है वो एक्चुअली L1 पे जाके बैठेगा, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे। तो ये आपका जो है दिस वन इज ऑन द लैग्रेंजियन पॉइंट 2 एंड डायरेक्टली बिहाइंड द अर्थ इन लाइन जॉइनिंग द सन एंड द अर्थ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लैग्रेंजियन पॉइंट 2 है। तो अब हुआ क्या, इसने इतनी ज्यादा क्लियर और इमेजेस भेजी हैं फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट गैलेक्सीज, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है टिल डेट विच हैज बीन डिजाइंड, एंड इट हैज रिप्लेस दी हबल टेलीस्कोप। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में था, 1990 में हबल स्पेस गया था टेलीस्कोप, एंड वाज अ जॉइंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड ईसा। बट ये जो जेम्स वेब है इट इज बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा, ESA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। बाकी मतलब ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज से लोग कोऑपरेट करते ही हैं इन सब चीज़ों को लेकर, अलग अलग इक्विपमेंट, कभी भी कोई इक्विपमेंट एक जगह से नहीं आता, बट देन दीज थ्री आर द मेजर वंस। बाकी एक कंट्रोवर्सी हुई आपको पता ही होगा रिगार्डिंग दी unparliamentary words that can be included or not included in the new dictionary of unparliamentary words जो आप पार्लियामेंट में यूज नहीं कर सकते हो, उसमें ashamed, abuse, corrupt, ड्रामा, ये सारे वर्ड्स नहीं यूज किए जा सकते इंग्लिश और हिंदी। सो चमचा, चमचागिरी, चेला, चाइल्डिशनेस, गिरगिट, गूंज, गद्दार, अनाकिस, करप्ट, काला दिन, तो ये सारे वर्ड क्या है, अब ये ना स्पीकर की पावर होती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। स्पीकर या जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं कि दे कैन मेंशन कि ये जो अनएक्सेप्टेबल वर्ड है, तो उससे डिक्शनरी हर बार अपडेट होती रहती है। तो इसको लेके एक ऑपोजिशन का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी वर्ड नहीं बोल पाएगा आदमी, तो हाउ विल यू प्रमोट डिसेंट इन डेमोक्रेसी, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। बाकी जो हमारे मिनिस्टर साहब है, पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब का कहना है कि इंडिया ने अपना ग्रीन एनर्जी टारगेट जो है क्लीन एनर्जी का 9 years अहेड ऑफ शेड्यूल जो है अचीव कर लिया है इन द सिडनी एनर्जी फोरम। सो इंडिया का 162 गीगावाट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, renewable energy capacity which is 41% of the 402 gigawatt of electricity installed। तो नवंबर 2021 में ही हमने टारगेट अचीव कर लिया था, और ये हमने 9 आप देखोगे 9 साल पहले अचीव किया, विच इज अ ह्यूज थिंग। बस 2030 तक हमने सोचा था कि 500 गीगावाट करेंगे, और ऑलरेडी हम लोग जो है 402 गीगावाट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो डिस्पाइट हैविंग having among the lowest per capita emission in the world, we have invested heavily in renewable energy। इंडिया ने 2015 में कमिट किया था कि 40% एनर्जी जो इंडिया की आएगी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आएगी, एंड वी हैव ऑलरेडी 2030 में हमने बोला NDC को हम लोग पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, एंड 2070 में वी आर गोइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल। तो इंडिया इज अग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट। बाकी चाइना की देखो भाई, नौटंकियां तो खत्म नहीं होती साउथ चाइना सी में, पैरासील आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड्स, तो ये इन्होंने जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स और कुछ नेचुरल आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे US शिप थी, तो चाइना के US डिस्ट्रॉयर जो शिप था वो पैरासील आइलैंड के पास से जा रहा था, तो US नेवी डिस्ट्रॉयड कॉल्ड एज USS बेनफोल्ड, तो उसको चाइना की फोर्सेज ने और चाइना की जो PLA नेवी उन्होंने धमका दिया थोड़ा,
एंड ये जो पैरासील आइलैंड है ये वियतनाम और ताइवान दोनों के क्लेम है इस पे, बट चाइना बोलता है कि नहीं भाई हमारा ओरिजिनल मैप जो है 9 डैश लाइन के हिसाब से हमारा ओरिजिनल है। दे हैव बीन बिल्डिंग दिस आर्टिफिशियल आइलैंड्स फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ, तो वो इंटरनेशनल लॉ और उन क्लॉज को मानते नहीं है। उनके हिसाब से चलता है कि दुनिया उनके हिसाब से चलती है। बाकी I2U2 समिट हुआ रिसेंटली, आपने देखा होगा वर्चुअल मीटिंग हुई है। सो इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, सो इट कैन बिकम वन ऑफ द मेन रीजनल फीचर्स लाइक क्वाड, ऐसा एक जो आपके सलिवन साहब उनका कहना है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो ये पहली बार इसको लॉन्च किया गया था लास्ट ऑटम में, हैज़ बीन कॉल्ड एज द वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है इसको। एंड इसमें देयर हैज़ बीन अ डिफरेंट लेवल ऑफ एंगेजमेंट। तो एब्राहम अकॉर्ड्स की साइन होने के बाद तो यूएई और इसराइल के रिलेशंस में काफ़ी बेटर इंप्रूवमेंट आया है। एंड एट दैट टाइम जब ये लॉन्च हुआ था उस समय इसको इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोलते थे, एंड उसको वेस्ट एशियन क्वाड। तो अब जो इसका नया नाम हो गया I2U2 हो गया। So I2 is India, Israel, and U2 is UAE and US. So this will revitalize and re-energize the system of alliance and partnership in the Middle East. बाकी बेल लॉ और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जो बेंच कंप्राइजिंग ऑफ संजय किशन कौल जस्टिस एंड जस्टिस M सुंदरेश, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया रिगार्डिंग दी ओल्डर जजमेंट। तो जनरली आप देखोगे मेजर इशू इंडिया में, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी चीज़ हाईलाइट करी है कि भाई जबरदस्ती लोगों को अंडर ट्रायल बंद करके रखते हो आप, एंड जब जबरदस्ती क्या है अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो सीआरपीसी में क्या है कि भाई बेल जो है प्रोविजन उसको थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। पहली बार ये मैक्यूले साहब के टाइम पे 1882 में इसको फ्रेम किया गया था, अभी तक यही चीज चल रही है। इसमें वर्ड जो है सीआरपीसी जो है बेल डिफाइन नहीं किया गया, बट कैटेगरी बताई गई ऑफेंसेस की, बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अब ये सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि बेल देने की फॉर बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल के लिए तो आपको जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिनको हम बोलते हैं उसमें पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। उसमें जनरली क्या होता है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस प्रेजेंट करेगी एंड ही और शी वुड डिटरमाइन कि आपका वेदर यू आर फिट इनफ टू बी रिलीज ऑन बेल और नॉट। नॉन बेलेबल मतलब जनरली इशू यही है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कि पुलिस इनडिस्क्रिमिनेटली आपको अरेस्ट कर लेती है। सो वी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यूके, जहां पे बेल एक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1976 प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग बेल। अब इंडिया में ना ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं, एंड बेल जनरली क्या ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल राइट इन यूके। वहां पे उल्टा हिसाब है, वहां पे ये कि बेल डिनाई क्यों करा जाए उसके लिए आप प्रूव करो, वहां ऑटोमेटिकली बेल मिलती है। यहां पे क्या होता है बेल नहीं मिलेगी ये बात सत्य है, और बेल क्यों दी जाए आपको ये प्रूव करो। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन वाली बात हो जाती है। अब इसमें जनरली क्या होता है कि वो भाग जाएगा, टेम्पर कर देगा एविडेंस से, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स इन इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट दैट जनरली अंडर ट्रायल जिनकी डेट नहीं आती उनको पहले छोड़ दिया जाए। जब केस चल ही रहा है तो फिर कोई फ्लाइट रिस्क तो इतना है नहीं, तो वो असेस करने की जरूरत है। और जिनको फ्लाइट रिस्क है वो तो भैया पहले ही देश से भाग गए, लोग आप जानते ही बड़े फेमस है। तो जिनको पकड़ना था वो तो पहले ही करोड़ों रुपए लेके गायब हो गए। तो क्या बेल और क्या नहीं बेल तो वो अलग चीज है। सो दैट इज वाई वी नीड टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। सो इसलिए आप देखो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं एंड जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट। सो जनरली ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं लाइक मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ एक्सेट्रा, एंड इसमें विदाउट मैजिस्ट्रेट परमिशन इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं थोड़े छोटे मोटे होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो फॉर्जरी, डिफेमेशन का केस होता है। इसमें पुलिस ऑफिसर को बेसिकली मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो बेल एप्लीकेशन आप देखोगे मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू जाती है। मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 88, 170, 204, 209 मस्ट रूटीनली कंसिडर ग्रांटिंग बेल, बट ऑल्सो दे शुड फोकस कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट नहीं होना चाहिए। And person accused with the same offense shall never be treated differently either by the same court or by the other, because it is a violation of Article 14 and 15, discrimination and right to equality before law. तो रेगुलर बेल क्या होती है जनरली जब कोर्ट डायरेक्शन देता है रिलीज करने के लिए। एंटीसिपेटरी बेल होती है जब आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हो तो आप पहले से एक बेल करा लेते हो। और इंटरिम बेल होती है टेम्पररी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जब तक कोर्ट जो है आप उससे परमिशन लेते हो फॉर एन इंटरिम बेल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बाकी द यूरो हैज फॉलन, मतलब पहली बार मतलब हुआ है ऐसा कि आप देखोगे 1 यूरो हैज बिकम इक्वल टू $1। और ये मतलब पहले से बार बहुत टाइम बाद और सेकंड टाइम एक्चुअली 2002 के बाद हुआ है। सो वीकनिंग है ये यूरो की एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, शोज दैट इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम यूरो जोन। एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, रशिया वॉर की वजह से हाई प्राइसेस है, तो वहां की इकोनॉमी में इतना कॉन्फिडेंस लोगों का रह नहीं गया। सो एक्चुअली डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रेंथन और यूरो उसके बारे में बदले में लूज कर रहा है, एंड इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो अभी भी डॉलर जो है सबसे सेफेस्ट बेट है, मैक्सिमम ट्रेड डॉलर में होता है। एंड रुपी इज ऑल्सो शार्पली अप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूरो।
तो रुपी की अगर आप देखोगे सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022 तो अभी 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। दैट मीन्स इंडिया की भी जो रुपी की करेंसी की वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में वो आपकी लूज हो रही है। तो अब इससे क्या है, हमारे लिए ट्रैवल इजी हो जाएगा, चीपर हो जाएगा हमारे लिए, बट इफ द यूरो कंटिन्यूज टू वीकेंड देन रुपी विच इज ऑलरेडी जस्ट अ विस्कर अवे फ्रॉम 80, अब तो खैर हो गया 80, और तो डॉलर वाली चीज़ें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी बिकॉज नाउ वी विल हैव टू शेल आउट मोर, तो इम्पोर्ट और महंगे हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है। बाकी काफ़ी गर्मी पड़ रही है यूरोप में इस बार, एंड ग्रीस, पोर्चुगल, फ्रांस एंड स्पेन, काफ़ी सारे फॉरेस्ट फायर्स वहाँ पे हो रहे हैं। मेजरली दे आर मैन मेड, बट गर्मी तो है खैर वहाँ पे। सो दिस इज द सेकंड हीट वेव विच हैज engulfed parts of southwest Europe in weeks. And firefighters in France and southwest region were fighting to control 2 forest blazes. उसके अलावा देखोगे सिमिलरली अब फॉरेस्ट फायर के साथ साथ यहाँ पे हीट वेव की वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव हैपेंड। सो एक्सेसिवली हॉट वेदर है, वहाँ के लोगों को हीट स्ट्रोक भी हो रहा है। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है हीट वेव को जब 5 या मोर कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए आपकी हीट जो है डेली मैक्सिमम टेम्परेचर से 5 डिग्री ऊपर चली जाए या 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाइल्ड फायर मेजरली मैन मेड होते हैं, बट समटाइम्स दे कैन बी नेचुरल एज वेल। सिमिलरली अगर आप देखोगे हीट वेव का मैप है, ऐसे सूडान और चाइना में अब फ्लड्स आ रहे हैं, तो कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे हीट वेव आ रहा है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो टेम्परेचर हीट अप हो रहा है, सडन इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेनफॉल है, और सडन डाउनपोर हो रहा है। सो साउथ सूडान में आप देखोगे डारफूर प्रोविंस जो है, ये भी पूछा गया है प्रीलिम्स में एक बार, डारफूर कहाँ पे है। एंड फ्लैश फ्लड्स हैव बीन अकरिंग इन चाइना एंड सूडान, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग हैव बीन सफरिंग, एंड 24 पीपल हैव डाइड इन फ्लड्स इन चाइना एंड सूडान। बाकी एक स्टडी आई जिसने बताया कि फार्म वेवर्स जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली उसका ज़्यादा फायदा होता नहीं है। इट्स ओनली 50% ऑफ द फार्मर्स जो बेनिफिट करते हैं, एंड एक्चुअली इनकी फाइनेंशियल जो प्रोप्राइटरी है उसकी आदत इनकी खराब हो जाती है। सो SBI ने स्टडी किया, उन्होंने पाया दैट आउटकम of 10 farm loans write off worth about 2.53 लाख अनाउंस किए गए थे बाई 9 स्टेट। उसमें से मैक्सिमम अगर आप देखोगे टेक्निकली फायदा 50% ही फार्मर्स तक पहुंचता है। एंड सबसे ज्यादा फार्म लोन वेवर इन झारखंड, यूपी, आंध्र, पंजाब एंड तेलंगाना। तो इससे क्रेडिट कल्चर खराब होता है, फार्मर्स को लगता है भाई इलेक्शन सीजन में लोन ले लो, और एक्चुअली वो लोन का पैसा यूज किसी और चीज करके कर लेते हैं। बट सॉरी टू से दिस, बट देयर लॉट ऑफ टाइम दे डू इट फॉर some ayashi, or somebody is buying a car, or somebody is probably spending it in the marriage of their children. That is also true, but actually में जो लोन लेना होता है उस पर्पस के लिए, उसकी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, उसके लिए यूज नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो इट काइंड ऑफ ब्रीड्स दैट कल्चर। उन्हें लगता है कि सरकार बाद में वेव ऑफ तो कर ही देगी इलेक्शन सीजन में। तो जनरली पाया गया है कि इलेक्शन सीजन के पहले काफी ज्यादा लोन लेते हैं ये लोग, जिससे उन्हें पता है कि इलेक्शन के टाइम पे वोट के लिए सरकार लोन तो माफ कर ही देगी। तो ये क्लासिक केस हो गया क्रेडिट कल्चर खराब करने का। तो लोन वेवर ओरिजिनली वन टाइम सेटलमेंट के लिए होते हैं, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, बार बार ये जो है इसको यूज किया जा रहा है। अब ऑफकोर्स ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी एक इशू है। बाकी बोनलू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अशाद विच फॉल्स इन जुलाई एंड अगस्त। ये हिंदू फेस्टिवल है जो तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, एंड गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड है। एंड बोनलू जो वर्ड आया है वो भोंजा लूलू से आया है, विच मीन्स दैट फूड विच इज ऑफर्ड टू द गॉडेस। And it is believed that during this Masan, the goddess came back to her maternal home. तो इसीलिए फेस्टिवल मनाया जाता है, basically dedicated to goddess Kali. Now, Kerala has been protesting against the ecologically sensitive zone declaration by Supreme Court order. अब उन्होंने बोला कि भाई मिनिमम 1 किलोमीटर का एरिया आपको प्रोटेक्टेड एरियाज के अगल बगल 1 किलोमीटर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा आउट ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। बट केरला में क्या है, मेजरली जो एरियाज हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ पे। तो अब जैसे कारीमपुआ, मालाबार, इडुक्की, गाडगिल रिपोर्ट की बेसिस पे आप वेस्टर्न घाट्स में देखोगे मेजरली ये सारे एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आने चाहिए। बट देन केरलाइट्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग कि इससे क्या होता है, उनका आसपास के एरिया का जो यू कैन से डिपेंडेंसी है इकोनॉमी में वो इफेक्ट होती है, बिकॉज फिर वो कहाँ जाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर दैट टेक्स प्लेस इन केरला। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरवकुलम, मनाईमुदा शोला, मथिकेतन शोला, पेरियार नेशनल पार्क, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस इन दिस एरिया। तो एक्चुअली मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एक ESZ बनाने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको लेके यहाँ के लिए थोड़ा अपसेट है। मेजरली इट्स ऑल्सो अगेन अ पॉलिटिकल इशू। बाकी आज की एक न्यूज है इंपॉर्टेंट कि राइस जो है उसका कल्टीवेशन इंडिया में थोड़ा कम हो गया। सो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, एंड ये खरीफ एंड रबी क्रॉप दोनों है। एंड नर्सरी टेक्निक यूज करते हैं हम लोग जनरली, जिसमें काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मानसून इज इंपॉर्टेंट। तो पहले हम सो करते हैं उसको नर्सरी में, फिर देन वी रेग इट इनटू यंग प्लांट्स एंड उसको वापस ट्रांसप्लांट करते हैं इन द फील्ड। तो ये पानी चाहिए होता है, स्टैग्नेंट वाटर।
बेसिकली आपका यहाँ पे, सो यू नीड क्ले टाइप ऑफ सॉइल। सो वैसे तो अलूवियल में भी ग्रो कर जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि भाई इस बार जो है थोड़ा क्लाइमेट चेंज एंड अनइवन रेनफॉल की वजह से इस बार थोड़ा जो है जो 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 क्वालिटी ऑफ या जो जितना होना चाहिए था नेट सोन एरिया वो कम हो गया। एंड ड्यूरिंग लेस रेनफॉल सांडा डबल ट्रांसप्लांटिंग मेथड ऑफ पैटी कल्टीवेशन यूज किया जाता है, जिसमें सीडलिंग्स को अप्रूव कर दिया जाता है आफ्टर 25 डेज इन नर्सरी, एंड द टिलरिंग इज डन एंड रिजुविनेटेड फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days। तो वेट बेड, ड्राई बेड, दपोंग, मॉडिफाइड मैट, प्रोजेक्शन, बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, हैप्पी सीडर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो कई बार तो आजकल मैकेनाइज मशीन भी यूज होने लग गई है। अब एडवांटेज क्या होता है इसमें, जनरली कि आप देखोगे पैडी कल्टीवेशन ज़्यादा होता है बट हाई कॉस्ट ऑफ लेबर इन्वॉल्व है इसमें। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि शायद बिकॉज ऑफ द नेट सोन एरिया विच हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो कॉल्ड नॉट वेरी ग्रेट मानसून इन इनिशियल पीरियड में, इस वजह से थोड़ा शायद क्राइसिस जैसा दिख रहा है राइस को लेके। तो वो पीडीएस की स्कीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। So that is it for today, and as I told you 20 unlock 20 ऑफर चल रहा है अकेडमी का till 22 जुलाई। आप लोग DPS लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू कैन गेट कॉम्बो बेनिफिट्स ऑन ऑप्शनल, मतलब यार 15,000 से भी कम रुपए का ऑप्शनल पड़ रहा है टेक्निकली। आप देखो कि कहीं पे भी इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिलेगा विद बेस्ट ऑप्शनल पॉसिबल on online medium. So I'll come up with part 2 very soon, and I hope you like and share the video, and I'll see you guys live very soon. So thank you so much. Have a good day.